नमस्कार और आज के इस खास ऐतिहासिक सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम दक्कन के महान रक्षकों यानी सातवाहन साम्राज्य के उत्थान और उनके नाटकीय पतन की उस महाकाव्य जैसी कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसे साम्राज्य की कथा है जिसने न सिर्फ प्राचीन भारत का नक्शा बदल कर रख दिया, बल्कि संस्कृति, कला और सैन्य शक्ति को बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज के इस लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं। पहले हम साम्राज्य के निर्माण को देखेंगे, फिर उनका रोमन व्यापार और आर्थिक शक्ति, उसके बाद शातकर्णी और शकों के बीच हुए भयानक युद्ध, वहां से अमरावती के सांस्कृतिक शिखर की ओर बढ़ेंगे और आखिर में इन दक्कन के रक्षकों के पतन की चर्चा करेंगे। पहला पड़ाव, साम्राज्य का निर्माण और अंधकार से उनका उदय। ये वो वक्त था जब मगध की विशाल सत्ता डगमगा रही थी। जरा उस तनावपूर्ण माहौल की कल्पना कीजिए। मगध का विशाल राजमहल, जहां कभी ताकतवर शासक थे, अब वहां सिर्फ जलती हुई मशालों के बीच चिंतित मंत्री फुसफुसा रहे हैं। कण्व वंश की पकड़ पूरी तरह छूट चुकी थी और दुश्मन सेनाएं मगध की तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। हर तरफ एक अजीब सा डर था। और ठीक इसी राजनीतिक शून्यता यानी पॉलिटिकल वैक्यूम के बीच पहाड़ों के पीछे से निकलते सूरज के साथ एक युवा और बेहद शक्तिशाली नेता का उदय होता है, सिमुक। एक विशाल सेना, युद्ध के लिए तैयार हाथियों और घोड़ों के साथ सिमुक ने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन सिमुक सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने बस युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक नए राज्य की ठोस नींव रखी। एक शानदार महल में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंज, सुनहरी सजावट और एक प्रभावशाली शाही सिंहासन। इन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों और संस्थागत निर्माण के जरिए सातवाहन साम्राज्य दक्कन के एक बहुत बड़े हिस्से में मजबूती से फैल गया। अब आइए देखते हैं कि ये नींव आगे कैसे विकसित होती है। दूसरा हिस्सा है रोमन व्यापार और आर्थिक शक्ति का वो स्वर्णिम युग। शुरुआती सैन्य विस्तार के बाद अब साम्राज्य का माहौल थोड़ा बदल चुका था। प्राचीन भारत के व्यस्त बंदरगाहों यानी पोर्ट्स का मंजर बड़ा ही कमाल का था। समंदर के किनारे खड़े विशाल जहाज और भीड़-भाड़ वाले बाजार, इन बाजारों में एक अलग ही ऊर्जा होती थी। स्थानीय व्यापारी सीधे रोमन व्यापारियों के साथ मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का लेन देन कर रहे थे। ये सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं था, ये दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन था। और इसी शानदार व्यापार ने सातवाहन शहरों को बेहद अमीर और ताकतवर बना दिया। अब हम साम्राज्य के सबसे आक्रामक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा, गौतमीपुत्र शातकर्णी और शक युद्ध, एक योद्धा राजा का दौर। यहाँ नेतृत्व यानी लीडरशिप की शैली में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये देखना सच में दिलचस्प है। एक तरफ ध्यान दें तो संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने भव्य राज्याभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों के जरिए साम्राज्य को एकजुट किया। पर वहीं दूसरी तरफ हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी। ये बिल्कुल अलग थे। शाही कवच और मुकुट पहने, सीधे युद्ध के मैदान में अगली पंक्ति से लड़ने वाले एक आक्रामक योद्धा राजा। शक योद्धाओं के खिलाफ इनकी सैन्य रणनीति बिल्कुल सीधी और भयानक थी। धुएं से भरे मैदानों में तलवारों की खनक गूंज रही थी। राजा खुद अगली पंक्ति यानी फ्रंट लाइन पर शाही कवच में खड़े होकर नेतृत्व कर रहे थे। विशाल युद्धक हाथियों के सीधे हमले और हवा में लगातार उड़ते तीरों की झड़ी ने शक सेना के बिल्कुल होश उड़ा दिए थे। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का महासंग्राम था। और इस भीषण लड़ाई का नतीजा एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक जीत। जरा इस दृश्य को सोचिए। एक नाटकीय सूर्यास्त हो रहा है और पराजित शक सेना मैदान छोड़कर पीछे हट रही है। युद्ध के मैदान में गर्व से सीना ताने खड़े गौतमीपुत्र शातकर्णी और खुशी से जश्न मनाते उनके सेना के जवान। उनके हाथों में ऊंचे लहराते सातवाहन झंडे इस साम्राज्य के अद्भुत शौर्य की गवाही दे रहे थे। इन लड़ाइयों के शोर शराबे के बाद अब थोड़ी शांति की ओर बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, अमरावती और उनका सांस्कृतिक शिखर। अब इस दौर की सबसे आकर्षक बात, ये अमरावती स्तूप है। ये कोई मामूली ढांचा नहीं था। उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकता ये शानदार बौद्ध स्मारक प्राचीन भारतीय सभ्यता की वास्तुकला और कलात्मकता का बिल्कुल चरम था, जिसे हम उस वक्त का एक मास्टरपीस कह सकते हैं। इसकी बारीक नक्काशी देखने और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ आया करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक स्मारक तक सीमित नहीं था। पूरे दक्कन क्षेत्र में एक बेहद शांत और समृद्ध सभ्यता फल फूल रही थी। शांति से भरे बौद्ध स्तूपों के ठीक बगल में हिंदू मंदिर खड़े थे। एक ऐसी जगह जहां ध्यान में लीन भिक्षु,
पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, मूर्तियों को आकार देते कलाकार और ग्रंथ लिखते विद्वान सब एक साथ मौजूद थे। ये धर्मों का मेलजोल और कला का विस्फोट इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये समाज शांति और ज्ञान की दिशा में कितनी दूर तक निकल चुका था। पर जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। 5वां और आखिरी हिस्सा, साम्राज्य का पतन, दक्कन के रक्षकों का अंत। यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि कोई भी विशाल साम्राज्य सिर्फ किसी एक वजह से नहीं गिरता। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के बिखरने जैसी स्थिति थी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से तबाही। एक तरफ थे आंतरिक कारण, महल में बैठे उम्रदराज और परेशान शासक, लगातार आपस में लड़ते मंत्री और धीरे धीरे कमजोर पड़ती सेना। तो वहीं दूसरी तरफ बाहरी दबाव बढ़ रहा था, प्रांत एक एक करके टूट रहे थे और दुश्मन राज्य सीमाओं को तोड़कर अंदरूनी शहरों पर कब्जा कर उन्हें जला रहे थे। साम्राज्य के आखिरी दिनों का मंजर बेहद दर्दनाक और अराजकता से भरा था। वो विशाल महल जो कभी अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, अब वहां सन्नाटा पसरा था। पीछे हटती हुई बची खुची सेना, टूटकर धूल में मिली मूर्तियां और धुएं में जलते शहर, ये सब इस महान राजवंश के दर्दनाक और हमेशा के लिए हो गए अंत की कहानी बयां कर रहे थे। आज भी जब इन प्राचीन खंडरों और खामोश स्तूपों के ऊपर सूरज उगता है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आखिर दक्कन के इन महान रक्षकों की असली विरासत क्या है? और इतिहास का ये पूरा चक्र हमें सत्ता की किस अजीब सी नाजुकता का एहसास कराता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इतिहास के इस अध्याय का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये सफर सभी के लिए बहुत रोचक रहा होगा।